हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की तरफ से 7 और 8 फरवरी को इंग्लिश कोर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो मॉडल पेपर रिलीज किया गया है उस मॉडल पेपर के सभी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा और एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इतने ईजी शब्दों में आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं कि आप लोगों को एक ही बार सुन के या एक ही बार में उसको पढ़ के जो है आपको एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट को, क्योंकि अगर पिछले बार का बात करें तो पिछले बार का जो मॉडल पेपर इंग्लिश का आया था उसमें जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया था। सिमिलर इस साल भी आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है चाहे वो 3 नंबर का हो या 5 नंबर का, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कम से कम 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, अगर आप हर एक क्वेश्चन को अच्छा से कर लेते हो तो आपका 5 नंबर रखा है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। आप जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हम जो आपको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ ये जो भी क्वेश्चन आंसर हम आपको करवाएंगे हर एक चीज को अच्छा से समझना, लिखना और अच्छा से याद कर लेना, जिससे 5 नंबर आपका सब्जेक्टिव में और ज्यादा ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन आंसर को हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोगों का जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वाला वो 46 नंबर से स्टार्ट था। 46 का जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का 3 नंबर का था। इसके बाद 47, 48, 49, 50, 51, 52 6 क्वेश्चन जो है हम लोगों को पूछा गया है आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर का। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर 3 नंबर का क्वेश्चन के लिए कितना आंसर लिखना है और 5 नंबर के लिए कितना। तो एक क्राइटेरिया होता है कि हम अगर यही बोलते हैं कि अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर लिखना है तो कम से कम आप हाफ पेज लिखोगे, कम से कम हाफ पेज लिखना, और जो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा कम से कम उसको 1 पेज। अगर आप 1 पेज से थोड़ा ज्यादा भी लिख दिए तो चलेगा। अगर आप 1 पेज से ज्यादा नहीं लिख पा रहे हैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन के लिए कम से कम आप 1 पेज क्वेश्चन आंसर लिखोगे ताकि नंबर और ज्यादा अच्छा से मिले। ठीक है, और बुक का क्वेश्चन आंसर या बुक के लैंग्वेज में लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप उस क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ करके आपको उसके बारे में जो पता है, जैसे पता है आप उसके बारे में मिलता जुलता आंसर भी लिख सकते हो। बुक का रटा रटाया क्वेश्चन लिखेंगे या सिर्फ बुक के ही लिखने से नंबर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अपने हिसाब से भी लिखोगे, उससे मिलता जुलता भी आंसर लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब चलो पहला क्वेश्चन जो है वो है हम लोगों का, 1 मिनट रुको। पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट हैपेंड, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट हैपेंड टू विलियम डगलस एट YMCA व्हेन ही वाज 11 ईयर ओल्ड। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है हम लोगों का, ये पार्ट है हम लोगों का डीप वाटर का। इसमें बताया गया है जो ऑथर हैं विलियम डगलस हैं, जब वो 11 साल के थे तो वो YMCA यानी यंग मैन ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन स्विमिंग पूल के बगल में बैठा हुआ था। उस समय वो अकेले थे और बाकी लोगों का आने का वेट कर रहे थे और इनको जो है वो तैरना बिल्कुल नहीं आता था, तो वो बैठे थे ताकि कुछ लोग आए तो उनके साथ ये तैरना सीखे या तैरने का प्रैक्टिस करे। और चूंकि वो अकेला था, कोई नहीं था, उसी समय सडनली एक बिग बल्कि बॉय यानी एक ऐसा लड़का जो लोगों को अपने मस्ती के लिए परेशान करता है, प्रैंक करता है, वो आता है और विलियम डगलस को पकड़ करके जो है वो गहराई पानी में, स्विमिंग पूल में जिधर 9 फीट गहरा पानी था उधर उसको फेंक देता है। अब विलियम डगलस जो है इससे बहुत ही ज्यादा डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि अचानक क्या हुआ। बहुत ज्यादा वो अचानक भौचक्का जैसा हो जाता है और पानी में जो है वो हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो तैरना नहीं सकता है क्योंकि उसको तैरना आता ही नहीं है। इस वजह से जो है उसके मन में पानी को लेकर के और भी ज्यादा डर हो जाता है और वो जब भी पानी को देखता है तो वो पानी से और ज्यादा दूर जो है वो भागने लगता है। ये मिस एडवेंचरस उसके साथ जो है वो हुआ था। ठीक है, अब देखो पढ़ रहे हैं वही चीज को आंसर में पढ़ रहे हैं। व्हेन विलियम डगलस वेयर 11 ईयर्स ओल्ड ए बिग मिग एडवेंचर्स हैपेंड विथ हिम। जब वो 11 साल के थे तो उनके साथ एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर हुआ था। वन डे ही वाज सिटिंग अलोन ऑन द साइड ऑफ YMCA स्विमिंग पूल एंड वेटिंग फॉर अदर्स। एक दिन जब वो 11 साल के थे तब वो YMCA स्विमिंग पूल के बगल में बैठे थे और बाकी लोगों का इंतजार कर रहे थे। सडनली अचानक ए बिग बली बॉय पिक्ड हिम अप एंड टोस्ड हिम इनटू डीप इनसाइड ऑफ द वाटर। तभी वहां एक बड़ा लड़का आता है और वो उसको पकड़ के जो है वो स्विमिंग पूल में गहरे पानी की ओर फेंक देता है। डगलस स्टक द सरफेस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वो जो है वो पानी का ऊपर में जो है सरफेस तक जो है वो नहीं आ पाता है और वो काफी ज्यादा जो है वो डर जाता है। इतना ज्यादा डरता है, आफ्टर दिस ही स्टार्टेड
फियरिंग एंड अवॉइडिंग वाटर, इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके मन में पानी को लेके बहुत ज्यादा डर हो जाता है और वो जो है पानी से और ज्यादा दूर भागने लगता है। ठीक है, तो अगर आप 3 नंबर के लिए हाफ पेज भी लिखोगे तो आपको अच्छा से नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर याद हो गया तो ओके, नहीं तो अगर आप इसमें से चीजों को अपने से एड ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे। बोल रहा है व्हाई डिड एम हेमल पुट अप ऑन हिज स्पेशल ड्रेस। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ये पार्ट है हम लोगों का द लास्ट लेसन का। इसमें एम हेमल जो एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, जो एल्सेंस और लॉरेंस के स्कूल में पिछले 40 सालों से जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, वो जो है अपने फ्रेंच लैंग्वेज को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और अपने प्योर डेडिकेशन के साथ बच्चों को, लोगों को जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के इंपॉर्टेंसी के बारे में या फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया करते हैं। लेकिन चूंकि अब जो है बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि एल्सेन और लॉरेंस में जितने भी स्कूल्स हैं उसमें जो है वो कल से फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा, कल से जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा। और चूंकि एम हेमल एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं और उनका स्कूल में उस दिन लास्ट डे है, तो अपने लास्ट डे को स्पेशल बनाने के लिए, अपने चीज़ों को याद करने के लिए और अपने चीज़ों को मतलब ग्रेटिट्यूड देने के लिए वो जो है आपका स्पेशल ड्रेस वो पहन करके आए थे उस दिन, क्योंकि स्कूल में उसका लास्ट दिन था, उसका स्कूल में लास्ट लेसन था। कल से वो स्कूल में आकर के दोबारा कभी नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए जो है वो उस स्पेशल ड्रेस को पहने थे। स्पेशल ड्रेस इसलिए क्योंकि वो ड्रेस को वो तभी पहना करते थे जब कोई स्पेशल इवेंट वगैरह हुआ करता था तब। ठीक है, चलो आगे बोला गया है एम हेमल वाज ए फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, ही टॉट फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल सिंस लास्ट 40 ईयर। एम हेमल एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे और पिछले 40 सालों से स्कूल में पढ़ाया करते थे। ही वाज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर एंड लव हिज फ्रेंच लैंग्वेज, वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे और अपने फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बट आफ्टर Persians took over Alsace Lorraine, a order came from Berlin that only German language could be taught in the school and not French language। लेकिन जर्मन बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि कल से जो है यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज का पढ़ाई होगा। इट वाज लास्ट डे फॉर एम हेमल इन द स्कूल, और स्कूल में उस दिन उसका जो है वो लास्ट डे था। इट वाज वेरी स्पेशल डे फॉर हिम, सो ही ड्रेस्ड हिज बेस्ट क्लॉथ, और उस दिन स्कूल में उनका लास्ट दिन था इसलिए जो है वो उस ड्रेस को पहन करके आए थे। ठीक है, चलो, और हम आप लोगों को इंग्लिश का एक एक स्टोरी को हम समझाए हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पहले से उन सारे वीडियोस को देखे हैं, पहले से अगर पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक एक क्वेश्चन जो है आप समझ गए होंगे, बस उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा आपको लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। What do the pertaining word see you soon amma of the poetess and her smile signifies? ये बेसिकली माई मदर एट 66 पोयम का पार्ट है और इस बार के एग्जाम के लिए माई मदर ऑफ 66 पोयम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बाकी किसी पोयम से, क्योंकि माई मदर एट 66 से ऑब्जेक्टिव टाइप का 3 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें माई मदर एट 66 के पोयम का एक एक्सट्रैक्ट दे दिया है और उससे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 नंबर उधर और 5 नंबर यहाँ, यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन माई मदर एट 66 से इस बार है। और अमूमन देखा जाता है कि मॉडल पेपर में जो पोयम होता है वो पोयम एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप माई मदर एट 66 पोयम को तो एकदम करना ही करना, बाकी पोयम को भी थोड़ा बहुत कर लेना, बट फोर्सफुल्ली माई मदर एट 66 को अच्छा से करना। अब देखो इस स्टोरी में पोयम जो है यानी पोएट जो है कमला दास, वो बताती है कि उनकी माँ जो है अब वो 66 ईयर की हो चुकी है, यानी 66 साल उनका एज हो चुका है, अब वो काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। अब वो जो है काम के सिलसिले में पोएट को, कमला दास को जो है अपनी माँ को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। इस वजह से पोएट जो है वो काफी ज्यादा नाराज है और डरी हुई है कि वो डरती है इस बात को लेके कि आज जो वो अपने माँ को देख करके जा रही है, पता नहीं वो नेक्स्ट टाइम जब आएगी तो तब तक माँ जिंदा रहे या ना रहे, यानी पता नहीं माँ को हम दोबारा देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। यही डर उनको बचपन में भी जो है उनको परेशान किया करता था। वो अपनी माँ को देख के सोचा करती थी कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो धीरे धीरे माँ का भी उम्र बढ़ेगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि शायद माँ हमको छोड़ के चला जाए। तो वही डर जो है उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है जब वो कोचीन एयरपोर्ट अपनी माँ के साथ जाती है। और जब वो कोचीन एयरपोर्ट पे
चेक इन करती है तो अपनी माँ को स्माइल करते हुए बोलती है सी यू सून अम्मा। इसका मतलब वो एक तरीके का प्रॉमिस कर रही है कि आपसे हम जल्दी ही मिलेंगे। भले ही वो स्माइल कर रही है, इसलिए स्माइल कर रही है ताकि अपने अंदर के डर को जो है या अपने अंदर के सैडनेस को जो है वो छुपा सके, ताकि माँ को ये पता ना चले कि हम जो है बहुत ही ज़्यादा सैड या बहुत ही ज़्यादा अंदर से डरे हुए हैं। बस इसीलिए माँ को स्माइल करते हुए बोलती है सी यू सून अम्मा। आया समझ में? चलो अब देखो, बोल रहा है कमला दास वाज ए पोएट ऑफ द पोयम माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 के वो पोएट हैं। इन दिस पोयम सी डिस्क्राइब अबाउट हर मदर एट हर ओल्ड एज। अपनी माँ के बारे में बताई है जो अब बूढ़ी हो चुकी है। इन दिस पोयम सी वाज गोइंग टू एयरपोर्ट विथ हर पेरेंट्स। कोच्चिन एयरपोर्ट अपने पेरेंट्स के साथ जा रही है और उनके बगल में उनकी माँ बैठी हुई है। बोला गया है द पार्टेनिक वर्ड ऑफ द पोएट वेयर सी यू सून अम्मा सिग्निफाइज हर होप टू सी हर मदर सून अगेन। सी यू सून अम्मा ये बताता है कि अपनी माँ को वो बोल रही है कि हम आपसे जल्दी मिलेंगे। इट इज ए काइंड ऑफ प्रोमिस टू हर मदर। ये एक तरीके का प्रोमिस है जो अपनी माँ से वो कर रही है। हर स्माइल सिग्निफाइज दैट शी वाज ट्राइंग टू हाइड हर पेन फ्रॉम मदर। और उसका स्माइल ये बता रहा है कि वो अपने अंदर के डर को जो है वो छुपा रहा है या छुपा रही है। हर स्माइल सिग्निफाइज हर हेल्पलेसनेस एट द फेस ऑफ हर मदर्स इनिवेटिबल डेथ। और उसका जो स्माइल है वो उसके अंदर के डर को छुपाने के लिए है। ऐसा डर जो अपनी माँ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है कि आज देख के जा रहे हैं, पता नहीं नेक्स्ट टाइम हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट डिड चार्ली क्लेम इन द थर्ड लेवल। ये बेसिकली बिस्तास का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल का पार्ट है। बोल रहा है जो चार्ली है वो थर्ड लेवल के बारे में हमेशा क्या क्लेम करता था। तो एक्चुअल में इस स्टोरी में एक स्टेशन के बारे में बताया गया है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उस स्टेशन में सिर्फ दो ही लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल, यानी दो ही फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर। लेकिन चार्ली को जो है वो ऐसा लगता है कि वहां थर्ड फ्लोर भी एग्जिस्ट करता है, थर्ड फ्लोर भी है और हम गए हैं थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर, लेकिन रियल में थर्ड फ्लोर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बस उसका ख्वाबी पुला उसका मन में है कि थर्ड फ्लोर है, और वो हमेशा लोगों को थर्ड फ्लोर के बारे में बताया करता था, लेकिन कोई भी जो है उसके बातों का यकीन करने के लिए तैयार नहीं था और ना उनकी बातों को यकीन करता था। हमेशा वो क्लेम करता था कि थर्ड फ्लोर जो है ना, वहाँ पे बहुत जगह आने जाने का रास्ता है, बहुत ही अच्छा जगह है। वहाँ के लोग जो हमें 19th सेंचुरी जैसे ड्रेस पहनते हैं, वहाँ जो है रूम सब जो है थर्ड फ्लोर का वो सेकेंड फ्लोर का मुकाबले छोटा छोटा रूम है, और थर्ड फ्लोर में जो है आपका बहुत कम टिकट काउंटर है, और वहाँ जो है वो फर्नीचर वगैरह या जो भी सामान है वो लकड़ी का है और काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लेकिन फर्स्ट थर्ड लेवल जो है वहाँ से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। इस तरीके से वो लोगों को बोला करता था, लेकिन लोग उनके बातों को इग्नोर करते थे क्योंकि भाई थर्ड लेवल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ठीक है, देखो वही चीज क्वेश्चन में आंसर में बोल रहा है चार्ली क्लेम दैट ही हैड रीच्ड ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बट नो वन वाज रेडी टू बिलीव इन। वो हमेशा बोला करता था कि भाई थर्ड लेवल है, हम गए हैं, लेकिन कोई भी उनका बात मानने को तैयार नहीं था। ही क्लेम दैट द रूम्स ऑन द थर्ड लेवल्स वेयर स्मॉलर देन ऑफ द सेकेंड लेवल। जो थर्ड लेवल का जो रूम्स है वो सेकेंड लेवल के मुकाबले छोटा छोटा है। There were fewer ticket window and train gates and the information booth in the center was wood and old looking। वो बोलता था कि वहाँ पे जो है बहुत ही कम जो है वो टिकट काउंटर है, और इंक्वायरी बूथ जो है वो और बाकी का जो भी सामान है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड और काफ़ी ज़्यादा पुराना है। There were open flame gas light and brass स्पूटोन्स ऑन द फ्लोर। आगे बोल रहा है कि एवरी वन एट द स्टेशन वेयर ड्रेस्ड इन 19th सेंचुरी ड्रेसेस। वहाँ पे जो लोग हैं वो एकदम 19th सेंचुरी जैसे जो है वो ड्रेसेस पहनते हैं। ही ऑलवेज क्लेम्ड फॉर थर्ड लेवल बट देयर वाज नो एनी थर्ड लेवल, देयर वाज ओनली सेकेंड लेवल इन द ग्रैंड स्टेशन। और वो हमेशा थर्ड लेवल के बारे में जो क्लेम किया करता था, एक्चुअल में वहाँ थर्ड लेवल था ही नहीं, वहाँ सिर्फ सेकेंड लेवल हुआ करता था, इसलिए लोग उनके बातों का विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है 50 नंबर पे व्हाई डिड रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड। तो ये रोड साइड स्टैंड पोयम का पार्ट है, इसको भी जरूर अच्छा से करना, बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है ये भी। जो आपका जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं वो रोड साइड स्टैंड में जो है वो आप देखे होंगे कि जो रोड हाईवे होता है उसके बगल में छोटा छोटा गुंटी छोटा छोटा दुकान लगा दिया जाता है। तो ऐसा लोग इसलिए करते हैं, रूरल पीपल रोड साइड स्टैंड इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी गाड़ी हाईवे से या इस रोड से गुजरे, अमीर लोगों का जो भी गाड़ी यहाँ से गुजरे वो यहाँ पे अपना गाड़ी को रोके और रोक करके जो है वो हम लोगों से कुछ सामान खरीदे, ताकि उन लोगों से हम कुछ पैसा कमा सके और हम लोग भी जो है वो अपने लाइफ को जो है वो अच्छा कर सके। इसलिए जो है वो रोड साइड स्टैंड खोला करते थे या खोला जाता है।
वही बोल रहा है रोड साइड स्टैंड पोयम इज रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखा गया है ये पोयम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इन दिस पोयम ही डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ रोड साइड स्टैंड पीपल, और इस पोयम में वो रोड साइड स्टैंड पीपल के सिचुएशन को बता रहे। द फ्लोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड प्लीडेड to the city dwellers to stop and buy their worries so as to enable them to earn some extra money for a decent living। और वो ये चाहते हैं, रोड साइड स्टैंड वहाँ के लोग इसलिए लगाते हैं ताकि वो सोचते हैं कि जो भी अमीर लोग यहाँ से गुजरे वो यहाँ पे रुके और रुक करके जो है उन लोग से कोई सामान खरीदे ताकि उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा या उनको जो है वो पैसा मिल सके और वो अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी सके। दे वांटेड दैट द रिच पीपल हु पासेस फ्रॉम देयर इन देयर कार्स शुड स्टॉप देयर एंड बाय सम गुड्स फ्रॉम देम। वो चाहते थे कि जो भी लोग वहां से गाड़ियों से गुजरते हैं वो अपने गाड़ियों को रोके और वहां से कुछ सामान खरीदे, वो सामान जो ये ऑफर क्या करते थे, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इस तरीके के जो भी चीज ऑफर करते, मतलब जो भी चीज ये बेचते हैं उनसे वो चीजों को खरीदे। एक्चुअली द रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड फॉर अर्निंग सम मनी। एक्चुअल में रोड साइड पीपल जो है वो इसलिए स्टैंड बनाते हैं ताकि वो जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, इन व्हाट कंडीशन डू द बेंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव, वाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ये बेसिकली जो पोयम, ये स्टोरी जो है हम लोगों का है लोस्ट स्प्रिंग, वहाँ के बारे में बताया गया है। हम सबको पता है मुकेश और मुकेश का पूरा परिवार फिरोजाबाद में रहता है और फिरोजाबाद जो है वो फेमस है ग्लास बेंगल्स मेकिंग के लिए, यानी चूड़ी बनाने के लिए फेमस है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चूड़ी का प्रोडक्शन होता है वो यहीं पर होता है। लगभग 20,000 चिल्ड्रंस जो है 20,000 बच्चे जो है वो इलीगल तरीके से जो है वो फर्निसेस में काम करते हैं, लेकिन फर्निसेस में काम करने के बाद भी वहाँ के लोगों का जो है वो उतना अच्छा रहन सहन नहीं है। जिस फर्निस में वो काम करता है वो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा वाला होता है, डिम लाइट वाला होता है और बहुत ही ज़्यादा लाइट में काम करता है, आग की भट्टी में काम करता है, जिसकी वजह से उन लोगों का आंख का रोशनी चला जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ के लोग जो है छोटे छोटे घरों में रहते हैं। उन लोगों के पास बहुत बड़ा बड़ा घर नहीं है, छोटे छोटे घरों में रहते हैं और छोटे छोटे घरों में पूरा परिवार एक साथ रहता है। अगर कोई जानवर है वो भी उन लोग के साथ ही रहता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा जो है वो क्राउड हो जाता है और अच्छे तरीके से वो लोग रह नहीं पाते हैं। और इतना मेहनत करने के बाद भी वो लोग जो है अपने जीवन को सुधार नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वहाँ के जो पुलिस है, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, वो लोग उन लोगों को ऊपर आने देता ही नहीं है। उन लोगों से कम दाम पे जो है वो चूड़ियाँ खरीद के महंगे दामों पे आगे बाजार में बेचता है और वो लोग ऑर्गेनाइज तरीके से अपने बिजनेस को जो है वो स्टेबल नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है वो गरीबी की हालत में या पॉवर्टी में जो है ज्यादातर लोग जो है वो है फिरोजाबाद के। ठीक है, देखो इसी चीज को आंसर में बताया गया। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज। It is center of Bengal making industry in India, but the condition of those peoples are very poor. आगे बोल रहा है they live in a small and diggy house which are called hovels। वो लोग जो है वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं जिसको बोला जाता है होवेल्स। आगे बोला दे हैव क्रम्बल्ड वॉल्स, वुबली डोर्स एंड विदाउट विंडो। वो ऐसे घर में रहते हैं जो घर का जो है वो दीवार जो है वो प्रॉपर दीवार नहीं होता है, जैसे कच्चा टाइप का दीवार है और उसका विंडो भी जो है वो टूटा हुआ है या विंडो है ही नहीं, मतलब अच्छे घरों में वो लोग नहीं रहते हैं। All the members of the family lives in the same house, so they are crowded, the humans and animals। एकदम पूरे का पूरा परिवार जो है वो एक ही जगह रहता है, जिसके वजह से पूरा ज़्यादा क्राउड जो है वो हो जाता है। Have their own social customs and traditions। और उन लोगों के पास अपना अलग ही सोच विचार और अपना ही जो है उन लोगों के पास ट्रेडिशन है। ये हुआ कि वो लोग कैसे जिंदगी जीते थे। आप इसके जगह ये भी लिख सकते हैं कि ग्लास बेंगल मेकिंग में काम किया जाता है, बहुत ज़्यादा लो डिम लाइट में काम किया जाता है, आग का भट्टी में काम किया जाता है, जिसकी वजह से उन लोग का आंख का रोशनी चला जाता है। ये सब चीज़ को अभी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अब वो लोग जो है वो क्यों ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते हैं, किस तरीके से उन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो उस चीज़ को यहाँ डिस्क्राइब किए हैं। दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ देयर एक्सप्लॉइटेटर्स लाइक मेडिएटरीज, पुलिस ऑफिसर्स, साहूकार्स, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस फॉर decades they have been physically and economically abused, constantly forcing them
टू लीव द पोवर्टी रिंगिंग लीव, यानी वहाँ के जो लोग हैं, जैसे वहाँ के मेडिएटर्स हैं या होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, या तो पुलिस ऑफिसर्स हैं, साहूकार हैं, जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग जो हैं उन लोगों को ऊपर आने देता ही नहीं है, और उन लोगों का जो है वो फिजिकली और उन लोगों को इकोनॉमिकली भी जो है वो असोल्ट करता है, उन लोगों को एब्यूज करता है, मतलब उन लोगों का शोषण किया जाता है। इसलिए जो है वो लोग जो है इस गरीबी से जो है वो बाहर नहीं आ पा रहे। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 52, लास्ट क्वेश्चन है और ये द एनिमी स्टोरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो क्या बोल रहा है, व्हाई डिड डॉक्टर सडाव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर। तो द एनिमी स्टोरी जो हम आपको एकदम अच्छे से सुनाए थे, हर एक क्वेश्चन करवाए थे और बोले थे कि भाई ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, और देखो पूछ दिया। ठीक है, इस स्टोरी में डॉक्टर सडाव जो है एक जापानी डॉक्टर हैं। उस समय जापान और अमेरिका के बीच लड़ाई हो रहा है, तो अमेरिका का यूएस नेवी यानी आर्मी का सोल्जर जो है उनको जो है वो समुद्र किनारे मिलता है। वो जो है डॉक्टर सडाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंसियर डॉक्टर हैं, और वो अपने कंट्री से या अपने देश से ज़्यादा लोगों की जान की परवाह करते हैं। इसलिए वो जो है अपने दुश्मन को, अमेरिकन सोल्जर दुश्मन होने के बाद भी वो उसको लाता है, उसका बुलेट्स निकालता है, उसका ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, और जब वो ठीक हो जाता है तो वो वहां से उसको भगवा देता है। भागने के लिए क्या करता है, बोलता है कि तुम चले जाओ। उसके लिए वो उसको अपना बोट देता है, एक नाव देता है, कुछ कपड़ा देता है, खाने पीने का सामान देता है और फ्लैश लाइट देता है, और बोलता है कि तुम यहाँ से दूर उस आइलैंड पे चले जाओ। उस आइलैंड पे जाने के बाद कोरिया का नाव वहां से आता जाता है, तुम उस आइलैंड पे जाओ, वेट करो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब कोरिया का नाव आएगा तो वो तुमको अपना देश जो है वो सही सलामत छोड़ देगा। और साथ ही साथ वो उसको एक फ्लैश लाइट भी देता है और बोलता है कि ये फ्लैश लाइट लो, अगर तुमको वहां पे रहने से अगर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत होता है या अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है, कुछ जरूरत हो, तो थोड़ा सा फ्लैश लाइट से हमको तुम टॉर्च जला देना, हम समझ जाएंगे कि तुमको कुछ मदद चाहिए, हम तुम्हारा हेल्प कर देंगे। और साथ ही साथ वो उसको ये भी बताता है कि अगर मान लो वो जो कोरिया का जो बोट आएगा, अगर वो बोट आने में थोड़ा समय लगेगा, तो तुम किस तरीके से उस आइलैंड में सर्वाइव कर सकता है, किस तरीके से तुमको आइलैंड में खाने पीने का चीज मिलेगा, हर एक चीज उसको बताता है। उसके बाद वो जो है वहां से उसको भागने में मदद करता है। ठीक है, यही चीज को देखो हम लोग लिखे हैं। बोल रहा है आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द अमेरिकन सोल्जर वाज वेल इनफ टू ट्रेवल, जब जब उस ठीक हो जाता है और जब सडाव को ये यकीन हो जाता है कि अब ये जो है यहाँ से जा सकता है, डॉक्टर सडाव प्रिपेयर्ड फॉर हिज स्केप, अब वो उसको भागने का तैयारी कराता है, अब वो उसको वहां से भगाता है। ही पुट हिज बोट फूड्स सम क्लोथ्स एंड फ्लैश लाइट टू द अमेरिकन सोल्जर, वो उसको अपना बोट, कुछ कपड़ा, कुछ खाने का सामान और एक फ्लैश लाइट देता है। सो दैट ही वुड रो टू ए लिटिल आइलैंड ऑफ द कोस्ट, ताकि वो उस आइलैंड तक जाए और वहां वेट करे। ही सजेस्ट हिम दैट ही लिव देयर अंटिल ही सॉ ए कोरिया फिशिंग बोट, अब वो बोलता है कि तुम उस आइलैंड पे जाओ और आइलैंड पे जाके तब तक वेट कर रहा थोड़ा जब तक कोरिया का फिशिंग बोट वहां ना आ जाए, विच कुड हेल्प हिम, और वो तुम्हारी मदद करेगा। He gave him some advice on how to find food on the island and gave him a flashlight, और वो जो है उसको बताता है कि किस तरीके से आइलैंड में तुमको जो है वो खाने पीने का सामान यानी खाना किस तरीके से तुम अपने लिए आइलैंड में ढूंढ सकता है, और साथ ही साथ वो उसको एक फ्लैश लाइट देता है विच ही यूज टू कम्युनिकेट विथ सडाव, और अगर तुमको कोई दिक्कत है तो तुम ये फ्लैश लाइट हमको सिग्नल भेज देना। बोला गया वी लर्न दैट सडाव वैल्यूड ए ह्यूमन लाइफ मच मोर देन हिज कंट्री, इस स्टोरी हमको ये सिखाता है कि डॉक्टर सडाव जो है वो इंसान की जान को, लोगों की जान को अपने देश से पहले समझता है। ही पुट हिज ओन लाइफ इन रिस्क इन ऑर्डर टू सेव द अमेरिकन सोल्जर, यहाँ तक कि वो अमेरिकन सोल्जर के लाइफ को बचाने के लिए अपने लाइफ को जो है वो रिस्क में डाल देता है। इवन थ्रू ही वाज इनेमी फॉर हिज ओन कंट्री, यहाँ तक कि ये जानते हुए भी कि ये जो अमेरिकन सोल्जर है ये हमारे देश जापान देश का जो है वो दुश्मन है, दुश्मन होते हुए भी, ये जानते हुए भी, अपनी जान को खतरे में डालते हुए वो उसको वहां से भागने में मदद करता है। आया समझ में? बस इतना ही इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है वो क्वेश्चन पूछा। आई होप हम आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं, एक एक चीज अच्छा से समझ में आया। हर क्वेश्चन आंसर अच्छा से याद करना, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एटलीस्ट कम से कम 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो पूछेगा, तो इसलिए इस चांस को स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो बेझिझक हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलो जी, बाय, टेक केयर।